तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बिहार पुलिस के लिए रामबाण सेट का सीरीज नंबर 5वां वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों चलिए आज साथ में मिलकर बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को बनाते हैं। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि ईमानदारी के साथ कि आप लोग का यह आंसर बताने से पहले कि आप लोग यह जो सोच रहे थे वो आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टोटल मार्क्स जो आ रहा है आप लोग का कितना आ रहा है। दोस्तों यह ऐसा सेट है जो 9th और 10th के लेवल पर इसको बनाया गया है। और दोस्तों 9th और 10th के लेवल पर ही अब की बार सिलेबस को चेंज करके बनाया गया है। तो दोस्तों अब की बार का जो एग्जाम होगा बहुत ही साफ सुथरा होगा, और सरकार अगर चाहे तो कोई इसमें धांधली नहीं होगा। तो अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको अब की बार वर्दी का जो सपना होगा उनके बदन पर जरूर लगेगा दोस्तों। तो चलिए उसी उम्मीद को देखते हुए आज हम लोग 5वां नंबर सेट को बनाते हैं, और यह सपना अब की बार उसको हकीकत में बुनाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गामा किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो गामा किरण का जो प्रयोग होता है कीटाणुओं के नाश करने में, कैंसर के इलाज में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, इनमें से सभी में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। गामा किरण का खोज आपसे पूछे तो पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरण का खोज किया गया था। अगर पॉल बिलार्ड अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो पॉल बिलार्ड अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो गामा किरण का खोज हर्शल के द्वारा किया गया था। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। हर्शल नहीं, हेनरी बेकलर के द्वारा भी किया गया था, ठीक है। जबकि पॉल बिलार्ड ने रेडियम के कणों के द्वारा या गामा किरण का खोज किए थे, और यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये बात याद रखिएगा। और गामा किरण का जो दोहन क्षमता होता है सभी से ज्यादा होता है, अल्फा बीटा गामा सभी से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अफबाऊ सिद्धांत को परिभाषित करता है। तो अफबाऊ सिद्धांत को परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, इसी को अफबाऊ नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पेडोलॉजी किससे संबंधित है। तो पेडोलॉजी का मतलब होता है कि मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, और वृद्धों के अध्ययन को जिरेंटोलॉजी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन को खाने से काफी देर पहले पका लेने से उसका जो कौन सा संघटक हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। यानी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब्जी को ज्यादा देर तक पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है। तो यह फॉलिक अम्ल हो जाता है। फॉलिक अम्ल जो यानी विटामिन B11 यह नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा अपना जो भोजन प्राप्त करता है वह कीटपाद के माध्यम से करता है, ये बात याद रखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि शाकाहारी जंतुओं के द्वारा घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लिया जाता है, इसे रुमेन कहते हैं, रुमेन। और अमाशय में जो भोजन जो होता है वह 4 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे जानवर रेशे यानी ऊन या रेशम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो भेड़ से किया जाता है, बकरी से किया जाता है, खरगोश से किया जाता है, याक से किया जाता है, जबकि घने बालों वाले चीता से रेशम प्राप्त नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है या गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, डी ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी को तीसरा नियम कहते हैं, जिसमें रॉकेट का आगे बढ़ना यह तीसरे नियम पर आधारित है। जबकि अगर आपसे पूछे तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है। और रुकी हुई कार का अचानक चलने से यह न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगे सुनी जा सकती है। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच इसका रेंज होता है। यह कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सभी के द्वारा सुना जा सकता है। जबकि मनुष्य 20 से 20,000 पराश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को कहते हैं, और जो श्रव्य होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य कहते हैं, जो मनुष्य उसको सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे के जो
तरंगे होती है उसको अस्राव तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक बैक्टीरिया यानी जीवाणु में नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसका खोज ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था, नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था, बेंडा के द्वारा। जबकि केंद्रक के खोज 1931 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण अंतःद्रवी जालिका और अंतः राइबोसोम की होती है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। राइबोसोम की खोज जी पैलाडे के द्वारा किया गया था, जी पैलेड के द्वारा यह इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो दोस्तों जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है संवेग, यह एक सदिश राशि है। संवेग, बल, आवेग, ये सब भार, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। जबकि ऊर्जा, दाब, कार्य, यह सभी अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से आपको बताना है कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर के द्वारा किया गया था, मिलर के द्वारा किया गया था। जबकि इंसुलिन का खोज बेटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। तो साइटोकाइनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन जो है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से प्राप्त होता है। जबकि यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और वहीं पर जो अग्नाशय है मानव शरीर की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि जब मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंडारित किया जाता है? तो यह जो भंडारित किया जाता है वह यकृत के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो हो जाएगा क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस जो है वह फूलों का रंग पिला देती है। अगला प्रश्न है कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे चुना गया? तो यह चुना गया था अजय माथुर को। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ समझौता करने वाला पहला जो राज्य है वह अपना बिहार है। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, नैरोबी। और नैरोबी केन्या की राजधानी है, वहां का मुद्रा शिलिंग है। अगला प्रश्न है कि रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो है वह राजस्थान में है, रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था, कि किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर 90 दिन के भीतर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह लाहौर में थी। कहाँ थी? लाहौर में थी। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, वह है बृहत हिमालय और पीर पंजाल, बृहत हिमालय और पीर पंजाल में है। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है जो रक्त के साथ घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के लेखक हैं? तो यह हो जाएंगे पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किए थे? तो यह आनंद को किए थे। किसे? आनंद को किए थे। अगला प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय
कहाँ अवस्थित है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। इससे पहले इसका नाम गैट था, ठीक है, जिसका स्थापना 1946 में किया गया था। 1946 में फिर गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? तो खाद्य विषाक्तता साल्मोनेला बेसिली के कारण होता है, और इसी में साल्मोनेला टाइफी जो हो जाएगा, इसी से टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का जो अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब अंकगणितीय, लॉजिक मतलब तर्क, और यूनिट मतलब इकाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो सिंदूर जो होता है उसका फॉर्मूला HGS होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिंदूर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में है, कानपुर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में जो हिंसा भड़क उठी थी 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, 1922 में इसको स्थगित कर दिए। अगला प्रश्न है कि श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो श्रीशैलम जो है या ज्योतिर्लिंग जो है यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास में है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष AB अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो संसद में स्थगन प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है सार्वजनिक महत्व के तत्काल महत्व के मुद्दे पर बहस करना। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित हुआ? तो यह दिसंबर 1971 में स्थापित हुआ था। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्रलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर राजवंश अनंगपाल के द्वारा किया गया था, तोमर राजवंश अनंगपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की आधिकारिक घोषणा कब की गई? तो यह किया गया था 3 जून 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन बाइडू हो जाएगा, बाइडू एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, भारतीय वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे जिन्होंने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया था, और धर्म जो है अफीम के समान है, ये कार्ल मार्क्स नहीं कहे थे। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स द्वारा ही लिखा गया, जबकि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पेट्रोलियम, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस है, जबकि कोयला नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वह 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है, जिसको जो अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसको अक्रिय गैस। रैमजे और सीले के द्वारा इसका खोज किया गया था, और अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किसे कर मुक्त कृषि भूमि दी गई थी, यानी कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा? तो यह ब्राह्मणों को दी गई थी, और ब्राह्मणों को भूमि में दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1024 केबी का मतलब 1 MB होता है। क्या होता है? 1 MB 1 मेगाबाइट होता है। अगला प्रश्न है कि FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो FT का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो यह किया था वर्ष 1969 ईस्वी में, जो इंदिरा गांधी का सरकार था। उसके बाद में 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अभी वर्तमान में 12 बैंक राष्ट्रीयकृत है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी वर्तमान में 12 है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, सुमंत कहा जाता था, और शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान रहते थे, जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय ग्रह है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में बुध जो हो जाएगा यह एक स्थलीय ग्रह है और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, जबकि यूं पूछता कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे और इसका स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किए। अगला प्रश्न है कि नीलम किसकी प्रजाति है? तो नीलम या आम की प्रजाति है, आम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में इनके बारे में चर्चा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामिक देश? तो यह इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक खनिज समृद्ध चट्टान प्रणाली जो है वह धारवाड़ प्रणाली है। कौन है? धारवाड़ प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो यह इब्न बतूता के द्वारा किया गया, इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। जबकि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था, एटा जिला में पड़ता है और इनको तोतीय हिंद यानी भारत का तोता, खड़ी बोली, तबला, सितार, कव्वाली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र में तैरते समय हिमखंड का कौन सा भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 भाग, जबकि नीचे अब से पूछे तो 9/10 भाग रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो राज्यसभा के भी सभापति होते हैं और अभी उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, जो सिखों के 10वें गुरु थे, जबकि गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है? तो पास्कल से दबाव को मापा जाता है, दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि अग्रलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की दूरी इसका सीमा भारत से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि किल नहर जो है किसको जोड़ती है? तो किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों का निर्गमन किया जाता है? तो यह निर्गमन जो किया जाता है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से गिर रही वस्तु का भार जो होता है वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अब 10 हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी का प्रश्न, हिंदी में 10 में 10 आप लोग को आना चाहिए दोस्तों कि भूख का पर्यायवाची शब्द, तो पेट, आहार, प्यास, तो भूख का पर्यायवाची हो जाएगा इसका प्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपटी का विलोम शब्द, कपटी का विलोम शब्द जो हो जाएगा इसका सही उत्तर निष्कपटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, कौन सा है? तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घरों पानी पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है इसमें? तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण व हो जाएगा व। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में कुल लिपियों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन जिसको बोलने से भाप जो निकले उसमें गर्मी का एहसास हो उसी को उष्म व्यंजन बोलते हैं। इसमें से बताना है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन जो होते हैं वह कौन होते हैं? तो तलाबे सा, मूंधन सा, दंश और ह जो होता है यह उष्म व्यंजन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि य और ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो य और ल व को
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उष्म व्यंजन है? तो ह जो हो जाएगा, ह यह एक उष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसको युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो इसका जो आशय हो जाएगा वह प्रयोग से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उन प्रत्यय को तद्धिति प्रत्यय कहते हैं, तद्धिति प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। अगला प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश को आप लोग स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। जितना आप सेट बनाइएगा ना इंग्लिश, आप 10-10 देखिएगा दोस्तों। आप अगर आप 50, 100, 200 भी बना जाते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग को हिंदी से 3 से 4 क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टर्म्स फॉर अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, यानी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विच वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन फाइन आर्ट सच एज पेंटिंग और स्कल्पचर, तो इसको आर्टिस्ट बोलते हैं, आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है कि पैसिव वॉइस इसमें से बताना है कौन सा दिया हुआ है कि ही स्पीक्स हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताना है, तो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा ही रीड्स बुक्स रेगुलरली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें से तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल शैल लगा होगा, तो दे विल गो टू द पार्टी टुनाइट। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहा है, तो सॉरी सी वाज कुकिंग डिनर एट 7 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्पेलिंग इसका है जो मिस्टेक किया गया, गलती है इसमें, तो ऑकवर्ड, बिलीव, हैपेंड सही है, जबकि एक्वायर जो दिया हुआ है इसमें से सी जो साइलेंट सी नहीं दिया हुआ है, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फाइंड अ वर्ड विथ अ स्पेलिंग एरर, इसमें से बताना है, तो स्पेलिंग एरर जो हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा एम्बैरेस्ड जो होता है इसमें स्पेलिंग एरर है। अब बताना है आपको 90 नंबर प्रश्न में कि विच सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें से एरर है, तो इसमें एरर में आपका हो जाएगा द कैट स्लिप्स पीसफुली, तो यहीं इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है। अब आता है आपका मैथ्स दोस्तों कि एक यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, आपको 665 यानी 665 मीटर की दूरी तय करने में, तो 665 गुना 18 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 19 गुना 5 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है मिनट में, तो यहाँ 60 से क्या करेंगे 60 से विभक्त कर देंगे, तो यहाँ पर काट कुट करेंगे तो 21/10 आ जाएगा मिनट। अगला प्रश्न है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर, तो दोस्तों पहले 5 वर्ष में 625 है और 3 वर्ष में 575 है, यहाँ पर आप घटाइए तो 50 हुआ, यानी 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष में यह 50 रुपये आ रहा है, तो 3 में क्या हो जाएगा, कोई एक में निकाल लीजिए, 3 में तो 75 रुपये हो जाएगा। 75 गुना 100 बटा में मूलधन निकाल दीजिए, ब्याज की दर निकालना है, 3 वर्ष में निकालना है तो 575 गुना वर्ष निकालना है 3 वर्ष का, यहाँ से निकालेंगे तो 5% इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 5 वर्ष से दूसरे वर्ष में 6, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है, तो फिर शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 120, 204 दोस्तों दिया हुआ है। इसमें जब ऐसा क्वेश्चन दे ना तो क्या करेंगे कि यहाँ से करते चलेंगे 100/108, देखेंगे कि यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे, 100/106 और गुना 100/105 काट कूट करेंगे, 1 लाख इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं जिसमें 25% चश्मा लगाते हैं, तो 1400 का इसमें से आपको बताना है कि 25% चश्मा लगाते हैं, यहाँ काट करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, 25 में 14 से गुना करेंगे तो 350 आएगा,
यानी 350 जो है वह क्या है, चश्मा लगाता है। और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़का है, तो 7 में 2 लड़का है तो 5 लड़की होगा, यानी 7 में 5 लड़की होगा तो 7 × 5 = 35, 50, लड़की की संख्या 250 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का मासिक औसत 16,000 रहता है। 19 में 16,000 से गुना कर लेंगे, 19 में 16,000 से गुना कर लेंगे, ठीक है। और एक आता है ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक शामिल हो जाता है, तो उतना में 20,000 जोड़ देंगे, जितना आएगा उससे 20 से भाग दे देंगे, 16,200 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसको बनाइएगा आप लोग। 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 97 नंबर में मैथ आप लोग बनाइएगा दोस्तों, नहीं बने तो इसका टेलीग्राम पर बना के डाल देंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1535। फिर 98 बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों कि 10 संख्याओं का औसत 42 है तो 420 हो जाएगा। 8 संख्याओं का 45 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी गुना करके 360 आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 2 शेष संख्याओं का मान बराबर होगा तो दोनों, तो इसमें से घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5450 को इतना प्रतिशत साधारण ब्याज निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में यह इतना हो गया था, मूलधन हो गया, तो मूलधन में से मूलधन घटा लेंगे, नहीं कितना आएगा, तो 2725 रुपये आएगा। तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन 5450 गुना में दर 12.5%, ये काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से 100 50 मरतबा कट जाएगा, और 12.5 से 50 4 मरतबे कटता है, यानी 4 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मेज को 800 रुपये में खरीदा जाता है, 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो मेज का विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो यह 480 यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों 800 में 40% की हानि पर यानी 60 पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 8 × 6 = 48, यहाँ 1 0 हो जाएगा, 6 × 48, तो यह 800 बटा 60 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 0, 8 × 6 = 48, 480 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तभी लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, अन्यथा आप लोग को कोई फोर्स नहीं है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।